रतन टाटा जो कि इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। भारत की अगर बात करें तो वो भारत के वो उद्योगपति थे जिनका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। क्यों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो उन्होंने संभाली जब, तो वो आसमान को छूने लगी। अगर बात करें कि बिजनेस कैसे करना है तो उसकी एक उदाहरण रतन टाटा से ऊपर कोई नहीं हो सकती। इसी के साथ इंडिका से लेकर नैनो तक ऐसी ऐसी कारें उन्होंने भारत में लोगों के सामने रखी जिस टाइम उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसी प्रकार उन्होंने हर तरफ अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाया। अब तक के लैंड रोवर को भी जब खरीदा तो उसकी बिक्री बहुत कम हो रही थी, और जैसे ही उन्होंने लैंड रोवर को हाथ डाला तो बहुत तेजी से इसकी बिक्री होनी शुरू हो गई। ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया थे उनके पास। लेकिन अब की बात करें तो रतन टाटा की मृत्यु के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना दिया गया है। नोएल टाटा की अगर बात करें तो उनको चेयरमैन बनाने का जो फैसला है वो सर्वसम्मति के साथ लिया गया है। रतन टाटा की शोक सेरेमनी के बाद बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें नोएल टाटा को चेयरमैन बनाने का फैसला लिया गया। नोएल टाटा की अगर बात करें बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, इसकी समझ उनको बेहद है, जिसकी जीती जागती उदाहरण है ज़ूडियो। ज़ूडियो का नाम तो आपने सुना ही होगा। पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ उनकी जो कलेक्शन है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके की है, जिसको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि एक तो कलेक्शन बहुत ही बेहतर तरीके की है और दूसरा पॉकेट फ्रेंडली होने के कारण ये लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। और अगर बात करें नोएल टाटा की तो ज़ूडियो के कर्ता धर्ता नोएल टाटा ही है। 2015 में ज़ूडियो को लॉन्च किया गया था और अब तक इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि अपनी पॉकेट फ्रेंडली और कलेक्शन के कारण लोगों की पहली पसंद ज़ूडियो है। और ज़ूडियो की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इस बात का प्रतीक है कि वो रिटेल कारोबार के बादशाह मुकेश अंबानी को भी टक्कर दे सकते हैं। वो चाहे तनिष्क हो, वेस्ट साइड हो या ट्रेंड हो, इसके पीछे अगर दिमाग की बात करें तो वो सारा कुछ नोएल टाटा ही संभाल रहे हैं। और इसी के साथ टाटा इंटरनेशनल और टाटा स्टील में भी वो चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था टाटा इंटरनेशनल से। और उसके बाद की अगर बात करें तो 1999 में उनको ट्रेंड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। जहां भी उन्होंने काम किया है उनका बिजनेस आइडिया और उनकी टेक्निक बिजनेस करने की बहुत अजीब है, जिस कारण उन्होंने हर तरफ जहां भी काम किया उसको तरक्की की राह पर ही लेकर गए हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि बिजनेस को कैसे चलाना है और किस टेक्निक के साथ बिजनेस ग्रो करता है, इसकी उनको खूब जानकारी है। 2003 में उन्होंने टाइटन और वोल्टास को संभाला था। और बात करें तो टाइटन आई जैसे ब्रांड भी उनकी निगरानी के अंदर ही लोगों के सामने रखे गए। इसी प्रकार अगर बात करें बिजनेस की तो उनको भली बात पता है कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, और इसमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। और इसी प्रकार उनको बहुत अच्छे तरीके से इस बात की नॉलेज है कि बिजनेस को चलाना कैसे है। और इसी सब को देखते हुए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके कंधे पर दी गई है। क्योंकि बात करें अगर रिश्ते की तो वो रतन टाटा के सौतीले भाई है। रतन टाटा और नोएल टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, और इसी प्रकार नोएल टाटा रतन टाटा की दूसरी माता के बेटे हैं। अगर बात करें तो रतन टाटा की माँ का नाम सोनी था, और अगर बात करें नोएल टाटा की माँ का नाम सिमोनी टाटा था। और इतना करीबी रिश्ता होने के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन के बाद उनका शोक उनके ब्रदर नोएल टाटा के साथ प्रकट किया। और यही सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि नोएल टाटा अब ये सारी जिम्मेवारी संभालेंगे। जिस प्रकार आपको पहले भी बता चुके हैं कि उनको बिजनेस कैसे करना है इसका पूर्ण तौर पर ज्ञान है,
और बहुत सारी ऐसी कंपनीज को वो हैंडल कर चुके हैं जिनको उन्होंने स्टार्टिंग में शुरू कर बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया है। और इसी प्रकार इसी सारे को देखते हुए नोएल टाटा को ये सारी जिम्मेवारी सौंपी गई है। टाटा के अगले चेयरमैन होंगे और इस सारी जिम्मेवारी को निभाएंगे। और बात करें तो भारत में हर एक व्यक्ति ने रतन टाटा के इस दुनिया को छोड़ जाने का शौक मनाया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का दुनिया को छोड़कर जाना वो कमी है जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। और बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जिसके जाने पर हर किसी की आंख में आंसू हो, और ऐसी बात ही रतन टाटा के बारे में सामने आई है। शांतनु नायडू एक ऐसा नाम जो रतन टाटा के करीबी मित्र और सहायक के रूप में जाना जाता है। एक सोशल एक्टिविस्ट, पशु प्रेमी, लेखक और युवा उद्यमी के रूप में शांतनु ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम किया। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी सफलता की कहानी में दोस्ती, समाज सेवा और बिजनेस की दुनिया के कोई पहलुओं में छूती है। 1993 में पुणे के एक तेलुगु परिवार में जन्मे शांतनु नायडू अपनी उम्र के लोगों से हमेशा कुछ अलग रहे हैं। आज 31 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाई है। शांतनु नायडू ना सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी सफलता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी उन्हें खास बनाती है। पशु प्रेम और समाज सेवा के प्रति उनकी गहरी रुचि के चलते उन्होंने मोटो पोज नाम की संस्था बनाई, जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद करती है। हालांकि ये कहना और सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है कि 86 के रतन टाटा और 31 साल के शांतनु के बीच इतनी गहरी दोस्ती कैसे हुई। चलिए समझते हैं क्यों शांतनु खुद को रतन टाटा के करीब पाते हैं। शांतनु नायडू और रतन टाटा की मुलाकात 2014 में हुई थी। दरअसल शांतनु की संस्था मोटोपोज ने सड़क पर घूमने वाले कुत्तों के लिए विशेष डेनिम कॉलर बनाए, जिन पर रिफ्लेक्टर लगे हुए थे ताकि तेज गाड़ियों से उनकी जान बच सके। इस नई सोच ने रतन टाटा का ध्यान खींचा, जो खुद एक पशु प्रेमी थे। रतन टाटा ने शांतनु को मुंबई बुलाया और वहां से दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों के बीच की समान सोच और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श ने इस रिश्ते को और मजबूत किया। शांतनु अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं और नए स्टार्टअप्स के निवेश को लेकर टाटा ग्रुप को सलाह भी देते हैं। लेकिन उनकी उपलब्धियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये एक उद्यमी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और लेखक भी है। रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त और उनके साथ साए की तरह रहने वाले शांतनु नायडू ने भावुक पोस्ट लिखा है। रतन टाटा के भरोसेमंद सहायक शांतनु नायडू ने गुरुवार सुबह को एक सांझिकी की पोस्ट में राष्ट्रीय आइकन के निधन पर शोक व्यक्त किया। शांतनु नायडू ने अपने लिंक्डइन अकाउंट के जरिए दिल को छू लेने वाला पोस्ट किया। शांतनु ने रतन टाटा की कई उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि उनकी घनिष्ठ मित्रता पर प्रकाश डाला। रतन टाटा के कार्यकाल के 30 वर्ष महाप्रबंधक शांतनु नायडू ने लिखा, इस दोस्ती ने अब मुझ में जो खालीपन छोड़ दिया है उसे भरने में मैं अभी काफ़ी चिंतित हूँ और मुझे दुख है कि मैं आपकी इस कमी को कैसे दूर करूँगा। अलविदा मेरे प्रिय प्रकाश। अगर बात करें तो 86 साल की उम्र में रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कहकर गए हैं। भारत में अगर उनके योगदान की बात करें तो बहुत बड़ा रहा है। भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। 9 अक्टूबर 2024 को वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी फोटो के साथ अपनी फोटो शेयर कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने रतन टाटा के बारे में लिखा है। और इसी प्रकार अगर देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की है रतन टाटा के बारे में, क्योंकि वो बहुत बड़े उद्योगपति हुए हैं भारत के, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए अपना बहुत कुछ लोगों में दान किया है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं और रतन टाटा के द्वारा चलाए जा रहे थे। के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड थे जिनको रतन टाटा चला रहे थे और लोगों में बहुत प्रचलित हुए।
जितने बड़े वो उद्योगपति थे, उससे बड़ा दिल वो लोगों में बांटने का भी रखते। देश की तरक्की में अगर उनका योगदान देखें तो बहुत बड़ा है। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी उन्होंने अलग स्टार्टअप में निवेश भी किया। उनके ऐसे ऐसे किस्से सामने आते रहे हैं जिनको सुनकर लोग बहुत ज्यादा अपने आप को मोटिवेट समझते थे। और एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया था, जिससे उन्होंने बताया था कि उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये शुरू से ऐसे नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिस्क लिए हैं जिसके बाद वो इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि वो बहुत बड़े उद्योगपति बन सके हैं। और अगर देखें तो उनके जीवन की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओ। इतनी बड़ी कंपनियों में निवेश करना और उनको बहुत अच्छे तरीके से चलाना, ये उनके बगैर कोई और जान ही नहीं सकता था। जितने बड़े ब्रांड हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो रतन टाटा के द्वारा संचालित इंडिया में भी किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ब्रांडों में निवेश करना या इस प्रकार उनको चलाना, ये रतन टाटा के बिना और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ब्रांडों में निवेश किया हुआ था जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। उनकी काम की स्ट्रेटजी और उनका जो फोकस है काम का, उसके कारण वो जाने जाते थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड अब बनाए और बहुत अच्छे तरीके से वो अब भी चल रहे हैं। ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, क्योंकि JRD टाटा को भी यही लगता था कि रतन टाटा के बिना उनकी जो कंपनी है उसको कोई और नहीं संचालित कर सकता अच्छे तरीके से। और इसीलिए उन्होंने रतन टाटा पर यकीन करके उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक रतन टाटा ही इस ग्रुप को संभालते थे। इस प्रकार रतन टाटा ने इस प्रकार काम किया कि इसको ग्लोबल ब्रांड बना दिया। रतन टाटा के बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो हर एक इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं। और रतन टाटा की एक बहुत खास कहानी थी जिसको सुनकर हर एक हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो सकता है। 90 के दशक में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के जरिए छोटी कारों का निर्माण करना शुरू किया, लेकिन 99 तक आते आते कुछ घाटे की वजह से उन्होंने इसको बेचने का फैसला लिया। इसके लिए रतन टाटा अमेरिका की कंपनी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन को मिलने गए, और इसी डील के चलते फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा था कि मैं अगर ये सौदा करता हूँ तो ये तुम्हारे पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये बात रतन टाटा को बहुत बुरी लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और मुस्कुराते हुए इस डील को कैंसिल करने का मन भी बना लिया। और इसके बाद रतन टाटा ने बहुत हार्ड वर्क किया। उन्होंने अपना सारा फोकस टाटा की इन कारों की तरफ लगाया और जो खामियां लगती थी उनको दूर करने का फैसला किया और प्रॉपर तरीके से पूरे माइंड के साथ, पूरे फोकस के साथ इस पर काम करना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार उनके फोकस और उनके हार्ड वर्क ने इस कंपनी को इस प्रकार चमका और साल 2008 तक आते आते उनकी कारों ने बाजार में अपनी पकड़ बहुत अच्छी तरह से बना ली। और इसी प्रकार दूसरी तरफ अगर देखें तो जो फोर्ड का ग्राफ था, फोर्ड कार का जो ग्राफ था, वो नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा था। और कंपनी का ग्राफ नीचे होते देख रतन टाटा ने लैंड रोवर और जैगवार को खरीदने का मन बनाया। और इसी के चलते रतन टाटा ने फोर्ड मोटर्स की लैंड रोवर और जैगवार को खरीदने का ऑफर ही कर दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि बिल फोर्ड को इस कंपनी को बेचने के लिए मुंबई आना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है। बिल फोर्ड ने रतन टाटा को ये कहा कि इस डील के साथ आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अपनी मेहनत के साथ उन्होंने एक ऐसा मुकाम प्राप्त कर लिया था जिसको हर इंसान बनाना चाहता है, लेकिन उनकी मेहनत और शिद्दत ने ऐसा मुकाम उनको दे दिया था जो हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए इतने बड़े उद्योगपति का इस दुनिया को छोड़कर जाना सारे भारत के लिए बहुत दुख की घड़ी है। उद्योग जगत में बहुत बड़ा घाटा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। मुकेश अंबानी ने भी इस पर रोष प्रगटाते हुए लिखा है कि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। और रतन टाटा की बहुत सारी बातें ऐसी भी थी सुनने में मिलती हैं जो बहुत ही मोटिवेट करती है लोगों को। वो कहते थे कि मैं दुश्मन से भी कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ।
और उनका ये भी कहना था कि सबसे बड़ा जोखिम चुप कर बैठ जाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब आपका टाइम आ जाता है और आपको उस सारे किए का फल मिल जाता है जो आपने हार्ड वर्क किया हो। और ऐसी बहुत सारी बातें रतन टाटा के बारे में सुनने को मिलती है, जिससे उनका किरदार, उनके विजन के बारे में पता चलता है को किस विजन को लेकर चले थे और कहां तक उन्होंने अपने बिजनेस को पहुंचाया था अपनी मेहनत और हार्ड वर्क के द्वारा। और अगर बात करें तो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जो काम रतन टाटा ने किया वो बहुत ही बड़ा है। भारत को आगे लेकर जाने में उनका जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और इसी प्रकार जो उन्होंने भारत के लिए किया उसको भूलना नामुमकिन है।